हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 6 फरवरी 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हैं या कुछ आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हमें कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करें अगर फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर जो मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएस ने जो डिपोर्टेशन शुरू किया है उसके तहत 104 जो इंडियंस हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, वो यहाँ पर वापस आ गए हैं और इसमें से ज़्यादातर जो है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इनको एक तो वहाँ की जो यूएस एयरफोर्स या यूएस की जो मिलिट्री की प्लेन है उसमें भेजा गया, किसी सिविलियन प्लेन में नहीं भेजा गया। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो मतलब एक मानवीय व्यवहार, एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर जो है वो इनके साथ नहीं दिखाया गया। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। ठीक है, और बाकी कल दिल्ली में चुनाव थे, इलेक्शन थे असेंबली के, तो यहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं और 60% के आसपास वोटिंग हुई है और अब परसों यानी कि 8 तारीख के दिन यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है आज। वर्ल्ड पेज पर एक छोटी सी न्यूज़ है जो मैं यहीं पर कवर करूँगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। तो वर्ल्ड पेज पर यहाँ पर न्यूज़ क्या लिखी गई है और वो ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी करें कि यूएस अर्जेंटीना विड्रॉज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। अभी कुछ दिनों पहले आपको मैंने बताया था कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि वो डब्ल्यूएचओ जो है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उससे बाहर हो रहा है। तो उसी को फॉलो करते हुए अर्जेंटीना, जो कि अमेरिका का एक एलाई भी आप कह सकते हैं, उसने भी ये फैसला लिया है कि वो भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति दैट इज़ जेवियर मिलेई का ये फैसला, मैंने आपको बताया कि जैसे यूएस ने फैसला लिया था कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है, उसी तरीके का फैसला इन्होंने भी लिया है। तो अब इससे होगा क्या कि एक और मेंबर कंट्री जो है वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रही है, तो इससे जो ग्लोबल हेल्थ में कोऑपरेशन होता था उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। हालांकि इसके जाने से कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका के विड्रॉ करने से फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि अमेरिका जो है इज़ दी लार्जेस्ट फंडर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग देता था वो अमेरिका ही देता था, है ना। लेकिन इसके जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2024-25 का जो लगभग $7 बिलियन के आसपास का बजट है डब्ल्यूएचओ का, उसमें से ये सिर्फ $8 मिलियन दे रहा है। ठीक है, तो इसके जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस सेंस में नहीं पड़ेगा। बट इससे क्या है ना कि और देशों के लिए ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। जैसे अभी तक किसी ने नहीं छोड़ा था, जैसे आप सबने यहाँ पर भी, इन्होंने भी वही बात बोली है कि कोविड-19 के दौरान जो अमेरिका ने बोली कि किस तरीके से कोविड-19 के दौरान जो हेल्थ मैनेजमेंट किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उससे ये भी खुश नहीं है। अमेरिका ने भी वन ऑफ द रीजंस यही बताया था, है ना। तो कोविड-19 तो हुआ है 2020-2021 में, आज हम लोग खड़े हैं 2025 में। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने 4 साल तक इन्हें ये चीज़ की याद नहीं आई। बट जैसे ही अमेरिका ने फैसला लिया, अमेरिका में सरकार चेंज हुई, उसने फैसला लिया, उसके तुरंत बाद अर्जेंटीना ने इसको फॉलो किया है। अब हो सकता है कि इसी तरीके से कोई और देश भी इसको फॉलो करने लगे। ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके के एक्शन से ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं फिर और देशों के लिए भी, है ना। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर यह याद रखिएगा, यूएस ने पहले ही छोड़ा था और अब जो दूसरी कंट्री बन गई है टू विड्रॉ फ्रॉम
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अर्जेंटीना। क्लियर है? चलो, बाकी इसके बाद हमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो और देखने हैं जो हम एक्सप्लेन पेज पर बात करेंगे। एक आर्टिकल तो ये है कि नॉर्थ पोल का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से 20 डिग्री ज़्यादा क्यों है। ठीक है, ये बात करेंगे। और एक जो हमारा नाविक है, दैट इज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसकी पूरी कहानी है, इसकी पूरी स्टोरी को समझेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ अभी हर्डल्स आ रहे हैं। अभी इसका जो रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, एक रिप्लेसमेंट सैटेलाइट, उसमें कुछ इश्यूज आए हैं, है ना, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाया, उसके जो थ्रस्टर इंजन्स थे वो ओपन ऑन नहीं हो पाए, तो इसलिए हम इसकी बात भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेन आर्टिकल रहेंगे। बाकी मैंने आपको एक आर्टिकल वो नोट करवाया, उसको आप लोग जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल ये है कि नॉर्थ पोल पर जो टेम्परेचर है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जो तापमान है, वो सामान्य से 20 डिग्री ज़्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज। क्यों है ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेचर्स एट द नॉर्थ पोल इंक्रीज टू मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज ऑन फरवरी 2। ठीक है, फरवरी 2 को ऐसा हुआ है कि तापमान जो है वो सामान्य से 20 डिग्री ज़्यादा है। एंड दैट इज़ द थ्रेशोल्ड, इट हैज़ क्रॉस द थ्रेशोल्ड टू मेल्टिंग आइस। ठीक है, मतलब आइस पिघलने के लिए, बर्फ़ पिघलने के लिए जितना ज़्यादा, मतलब जितना हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है वो यहाँ पर क्रॉस हो गया है। और अभी वहाँ पर जो है वो पोलर विंटर सीज़न चल रहा है ना, नवंबर से लेकर फरवरी तक वहाँ पर विंटर सीज़न चल रहा है। तो विंटर सीज़न में ये स्थिति है कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और वो भी 1-2 डिग्री ज़्यादा नहीं, जितना एवरेज होता है इस समय में उससे 20 डिग्री ज़्यादा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जब समर के मंथ्स होंगे तो वहाँ पर फिर क्या स्थिति बनेगी। 1979 से ही जो आर्कटिक का रीजन है वो ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा वार्म हो रहा है। ये हम लोग कई बार इस स्टेटमेंट को देख चुके हैं, और ये स्टेटमेंट एज इट इज़ उठा के अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, जब अभी आप लोग 25 मई को पेपर देंगे, तो अगर ये स्टेटमेंट एज इट इज़ या इसी में कुछ वेरिएशन करके एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, हैरान मत होइएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार इस स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1979 के बाद से आर्कटिक में जो वार्मिंग हो रही है वो जितनी वार्मिंग ग्लोबल लेवल पर हो रही है उससे 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रीजन है आर्कटिक वाला, ये एक्ट करता है एज दी रेफ्रिजरेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। रेफ्रिजरेटर में जैसे जो फ्रिज होता है घरों में, उसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से जो पूरे के पूरे प्लेनेट है, यानी कि पूरी की पूरी अर्थ का जो एक तरीके से रेफ्रिजरेटर है वो ये रीजन्स है ना, सब कुछ ये ठंडा रखते हैं। अब सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज कैन टेक प्लेस इफ टेम्परेचर कंटिन्यू टू सोर एट दिस रेट। अगर इसी रेट में, इसी रफ्तार में या इसी गति में अगर ये तापमान बढ़ते जाते हैं तो इससे जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, सी लेवल में राइज हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आइस मेल्ट करेगी तो सी लेवल बढ़ेंगे, है ना, और साथ ही साथ जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं उनमें भी डिसरप्शन आ सकता है। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद अगला यहाँ पर लिखा है कि वाई डिड द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस सच हाई टेम्परेचर्स। तो ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण ये बताया गया है, वर द प्रोडक्ट, मतलब जो अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स एट द नॉर्थ पोल, ये किस वजह से है? डीप लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है कहाँ पर? ओवर आइसलैंड। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सराउंडिंग लोकेशन से या सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, उसको हम हिंदी में कहते हैं निम्न दाब वाला क्षेत्र। ठीक है, लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर एरिया का मतलब आप समझ रहे हैं कि लो प्रेशर होता है तो क्या होता है कि सारी की सारी जो भी चारों तरफ की विंड्स हैं वो उसी तरफ आती हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो प्रेशर, है ना, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो अगर यहाँ पर कहीं पर लो प्रेशर बन रहा है तो सारी की सारी विंड्स जो है सराउंडिंग एरियाज से वो उसी की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है ना। तो अब इसी सिस्टम की वजह से ये जो लो प्रेशर सिस्टम बना है, इसी की वजह से मैंने आपको बताया कि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, दिस इज लैटिट्यूड्स नॉट एल्टीट्यूड्स। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स मतलब टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, उस तरफ से जो वार्मर एयर है वो इस तरफ को अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, और इस वजह से जो हीट है वो इस रीजन में पहुँच रही है। दूसरा एक और फैक्टर क्या है कि जो
नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक का रीजन है, अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर का इलाका है, वहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो समुद्र के सतह का, तल का नहीं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समुद्र तल, आई एम टॉकिंग अबाउट समुद्र की सतह, सी सरफेस, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि हॉट सी सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस के टेम्परेचर, सरफेस है मतलब सी का जो सरफेस है, समुद्र की जो सतह है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी वहाँ पर बढ़ रहा है। उसकी वजह से भी ये जो विंड ड्रिवन वार्मिंग है, यानी कि जो विंड्स की वजह से जो वार्मिंग हो रही है वो बढ़ रही है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स एट द नॉर्थ पोल रीच्ड मोर देन -1 डिग्री सेल्सियस ऑन February 2, यानी कि अभी भी वहाँ का टेम्परेचर हालांकि -1 डिग्री के आसपास है, बट वो वहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस समय वहाँ पर सामान्य की अगर मैं बात करूँ तो -20 -25 के आसपास टेम्परेचर रहता है ना, क्योंकि वो विंटर का सीज़न है वहाँ के लिए। तो वहाँ का टेम्परेचर अगर -1 डिग्री है तो वो ज़्यादा है। अब वाई हैज़ द आर्कटिक वार्म्ड फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। अब अगला सवाल वही जो मैंने स्टेटमेंट के ऊपर आपसे एम्फोसिस किया कि आर्कटिक में वार्मिंग ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा हो रही है, तो अब क्यों हो रही है? तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू 1850 टू 1900 के लेवल से। ठीक है, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइमलाइन बताई जाती है 1850 से 1900 के बीच में, उसके कंपैरिजन में जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हैं वो 1.3 डिग्री सेल्सियस का हुआ है। वहीं अगर हम बात करें आर्कटिक की, तो आर्कटिक जो है वो 3.8 टाइम्स फास्टर, यानी कि 3.8 गुना तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज वार्म हुआ है फ्रॉम द लेट 1970s। ऐसा बेसिकली एक स्टडी है 2022 की, विच इज़ पब्लिश्ड इन द जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट, उसमें ये चीज़ पब्लिश की गई है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे प्रोमिनेंट या सबसे मेन जो फैक्टर है दैट इज़ द एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब सनलाइट फॉल करती है तो कितनी सनलाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज नोन एज एन एल्बिडो इफेक्ट। ठीक है, अब आइस, जो सी आइस है वो पोलर रीजन्स का टेम्परेचर कम इसलिए रखती है क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, वाइट सरफेस होता है, बिल्कुल ब्राइट सरफेस होता है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा सनलाइट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू लैंड और लिक्विड वाटर। लेकिन जैसे जैसे अब बर्फ़ पिघल रही है, आइस मेल्ट हो रही है, तो ज़्यादा सनलाइट किस चीज़ के ऊपर पड़ेगी, या तो पानी के ऊपर या फिर अगर लैंड एक्सपोज हो गई है तो लैंड के ऊपर। अब उनका एल्बिडो कम होता है। एल्बिडो इज़ नथिंग बट द
यू कैन से द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सरफेस, कि जितनी सनलाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, फॉल हो रही है, उसमें से कितना वो रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज एल्बिडो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो आइस है या जो स्नो है उसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, वाइट होती है एकदम, तो इसलिए वहाँ पर एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं कंपेयर टू लैंड, मतलब उसके कंपैरिजन में लैंड का या वाटर का एल्बिडो कम होता है। तो इसलिए अगर बर्फ़ पिघल रही है तो आइदर जो सनलाइट है वो लैंड के ऊपर पड़ रही है या फिर वाटर के ऊपर पड़ रही है, तो उनका एल्बिडो कम होने की वजह से क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और ज़्यादा सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है वो हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसका आपको मैं एक वो भी बताता हूँ। जैसे आपने कभी कुछ वो देखे होंगे, क्या बोलते हैं उनको, जो माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं ना, उनको अगर आपने कभी देखा हो कि जब वो मतलब जब वो माउंटेनियरिंग करते हैं तो बहुत बड़े इलाके में क्या होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है पूरी। और जब वो लोग चलते हैं, अगर उनका कोई भी जैसे चेहरा है या कोई भी अगर एरिया ऑफ द बॉडी अगर ओपन है तो वहाँ पर ना बर्न मार्क्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस एल्बिडो इफेक्ट, क्योंकि वो जैसे सनलाइट अगर उसके ऊपर पड़ रही है, सरफेस के ऊपर जहाँ पर पूरी की पूरी आइस ही आइस है, तो जब उस आइस में सनलाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि उसका एल्बिडो बहुत हाई है, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हैं उस पर भी पड़ता है, चाहे वो हाथ हो या फेस वगैरह हो उस पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर बर्न मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने कभी कभार आई थिंक नोटिस किया होगा, आप अगर नहीं किया है तो इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, माउंटेनियर्स या माउंटेनियर्स का जो वो होता है बर्न मार्क्स ड्यू टू हाई एल्बिडो ऑफ आइस, वो आपको मिल जाएगा नेट पे। ठीक है, तो ये तो पहला रीज़न हो गया, दैट इज़ एल्बिडो। इसके बाद ये दूसरी बात कर रहे हैं, एक और फैक्टर इन्होंने बताया है, दैट इज़ लैक ऑफ कन्वेक्शन। हायर लैटिट्यूड्स में जो कन्वेक्शन है वो कम होता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ की जो वार्मिंग है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ये होता है कि जब जो एयर है, एयर हवा, जो ग्राउंड के नज़दीक या सरफेस के नज़दीक जो हवा है वो सरफेस के वार्म होने की वजह से वो राइज करती है ना, उससे जो होता है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। अब ट्रॉपिक्स में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द आर्कटिक, तो वहाँ पर कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो ज़्यादा राइज करती है इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक से आप टेम्परेट पे जाएंगे, वहाँ से आप ऊपर आर्कटिक वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें मतलब ग्रेजुअली ये धीमे धीमे कम होती चली जाएंगी। तो ये जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है, क्योंकि एयर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे से और एयर आ रही है ना, उसको डिस्प्लेस कर रही है, फिर वो एयर ऊपर उठ रही है, तो ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल चलती है, इसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब आर्कटिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्योंकि कन्वेक्शन काफ़ी कमज़ोर है। कन्वेक्शन कमज़ोर क्योंकि है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स, उतना ज़्यादा थोड़ी होगा। अपने हिसाब से अगर हम बात करें तो कम है, बट -1 डिग्री सेल्सियस तो अभी भी बताया गया है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन तो होगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वार्मिंग हो रही है वो वर्टिकली मिक्स नहीं हो पा रही है, उसकी वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है, और उसी वजह से जो हीट है दैट इज ट्रैप्ड नियर द सरफेस, वो सरफेस के नियर ही ट्रैप हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि नीचे सरफेस उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है कि जिस वजह से ज़्यादा कन्वेक्शन हो पाए, है ना। कन्वेक्शन होता तो राइज होता एयर का और वो सब चीज़ें होती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आई होप समझ पाए बात आप। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं ना जिनमें इस तरीके के जो कंसेप्ट दिए होते हैं, इन कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लेता है यूपीएससी। वैसे तो खैर ये टॉपिक अब क्लाइमेट का है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो टेम्परेचर्स वगैरह बढ़ रहे हैं ये क्लाइमेट की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज्ड हैं, जैसे ये एल्बिडो वाला हो गया, या फिर ये जो आपका कन्वेक्शन का हो गया, है ना, या फिर जो आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक्स या टेम्परेट्स की तरफ से जो विंड मूव कर रही है, जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, वो सारे के सारे आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट हो जाते हैं। हालांकि क्लाइमेटोलॉजी के ही हैं ज्योग्राफी में भी, बट कंसेप्ट वहाँ से हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लेता है। फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिक ज्योग्राफी से है। हाँ ठीक है, वो आप कह सकते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी ज़रूर है, बट कंटेक्स्ट कहाँ से आया, उस क्वेश्चन को पूछने का की मंशा यूपीएससी के मन में कैसे जागृत हुई, ऐसे होती है। ठीक है, समझ पाए। चलो इसके बाद ये वाला देखते हैं,
स्टोरी ऑफ नाविक, क्रूशियल इंडिजीनियस सतनाव सिस्टम, हर्डल्स इन इट्स डेवलपमेंट पाथ। देखो, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ इसरो, उसने संडे को ये रिपोर्ट किया कि जो उसका NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट था वो पार्शली फेल हो गया है, क्योंकि जो उसके इंजन्स हैं, जो थ्रस्टर्स होते हैं उसके, वो बेसिकली स्पेस में फायर नहीं कर पाए। और ये लेटेस्ट है इन द सीरीज ऑफ सेटबैक्स सफर्ड बाय द IRNSS। ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसका मतलब ऑफिशियल नेम तो यही है, बाकी इसको नाविक भी कहा जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम। तो उसमें जो कई सारे फेलियर्स हुए हैं, सीरीज ऑफ फेलियर्स, उनमें ये लेटेस्ट फेलियर है कि NVS-02 जो है वो पार्शली फेल कर गया है, क्योंकि उसके इंजन्स जो हैं वो स्पेस में फायर नहीं कर पाए। अब ये जो IRNSS का आइडिया है ये कब आया? 1999 में, 1999 में, जब कारगिल में वॉर हुआ। उस वॉर के दौरान इंडिया जो है वो पहले इंडिया यूज़ करता था अमेरिका का GPS, है ना, अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसका। लेकिन जब ये वॉर हुई तो उस वॉर वाले या कन्फ्लिक्ट जोन में हम इसको यूज़ नहीं कर पाए, अमेरिका के GPS को। ठीक है, क्योंकि इंडिया और मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब ये चीज़ें अमेरिका जो है वो इस तरीके के जो सर्विसेज हैं वो वॉर एरिया में नहीं प्रोवाइड करता था। लेकिन अब इंडिया और US जो है वो अब कई सारे फील्ड्स में कोऑपरेट कर रहे हैं और वॉशिंगटन ने इस सिस्टम को भी अप्रूव कर दिया है। तो इसीलिए फिर ये आइडिया आया कि एक इंडिजीनियस सिस्टम जो है वो बनाया जाए, है ना, 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया जाए, जिससे हमारे दोनों ही डिफेंस और सिविलियन नीड्स जो हैं वो पूरे हो सकें। तो उस समय ये प्रपोज किया गया कि इसको इन प्लेस, मतलब इसको सेटअप कर लिया जाएगा 2016 तक। और उसी के लिए पहला सैटेलाइट जो भेजा गया दैट वाज IRNSS-1A, इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2013 को। उसके 11 साल के बाद टोटल मिला के खैर अभी तक 11 सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं, है ना, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही ऐसे हैं उन टोटल 11 में से। वैसे तो 7 का कॉन्स्टलेशन था, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स उसके बाद भेजे गए पुराने वाले सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ इशू आ गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो टोटल मिला के जो 11 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए उनमें से सिर्फ 5, और टोटल कितनी कीमत थी? 2250 करोड़ रुपए के आसपास। तो जो 5 हैं इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट फॉर फील्ड सैटेलाइट्स आर फुल्ली ऑपरेशनल। ठीक है, 11 में से सिर्फ 5 जो हैं वही अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। IRNSS-1A को लॉन्च किया गया 2013 में। उसके बाद IRNSS-1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, ऐसे करते करते 11 जो हैं ये लॉन्च किए गए। बी वाले को लॉन्च किया गया 1B को 4 अप्रैल 2014 में। और अभी जो लेटेस्ट है दैट इज़ 1K, जिसको मैंने बताया NVS-02, उसको लॉन्च किया गया था 29 जनवरी के दिन। ये बेसिकली इस साल का पहला लॉन्च था इसरो का, है ना। और जब ये G वाला लॉन्च किया गया दैट इज़ 1G 7th जो था, है ना, 28 अप्रैल 2016 को, तो उसके बाद इसरो ने कहा इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कि ये जो IRNSS का पूरा कॉन्स्टलेशन था, कॉन्स्टलेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो जो कॉन्स्टलेशन है IRNSS का वो पूरा हो गया, ऐसा यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया इसरो ने, है ना। 2016 तक टारगेट था, वो पूरा कर लिया गया। अब लेकिन इन सैटेलाइट्स के साथ फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। 2016 के मध्य से ही इस तरीके की रिपोर्ट्स आने लगी कि इन जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स में रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ की गई हैं वो फेल करने लगी हैं। ठीक है, इसरो के IRNSS से भी ऐसी खबरें आई, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो गैलीलियो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम था उससे भी ये खबरें आने लगी। ठीक है, और हर IRNSS सैटेलाइट में 3 एटॉमिक क्लॉक जो हैं वो लगी हुई थी। अब उस समय इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे AS किरण कुमार। उन्होंने जुलाई 2016 में ये अनाउंस किया कि सारी की सारी एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं और IRNSS-1A जो पहला सैटेलाइट था उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया। हालांकि जो बाकी ओवरऑल फंक्शन है, हमारे जो परफॉर्मेंस है हमारे नेविगेशन सिस्टम का, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, और बाकी जितने भी सैटेलाइट कंपोनेंट्स हैं वो सही तरीके से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उस सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए एक और सैटेलाइट भेजा गया जो 8th सैटेलाइट था दैट इज़ IRNSS-1H। ठीक है, ये भेजा गया। अब जब ये सैटेलाइट भेजा गया तो इसमें मॉडिफाइड क्लॉक्स जो है वो यूज़ की गई, और इसको लॉन्च किया गया 2017 में। तो इसरो सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम के एक ऑफिशियल थे, उनका ये कहना था
कि 6 ऑफ द 7 IRNSS सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए थे 2016 तक वो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं रुबिडियम क्लॉक्स वगैरह को, एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह को लेकर कुछ सैटेलाइट्स में। और ये सैटेलाइट्स, ये जो क्लॉक्स बेसिकली गैलीलियो सिस्टम में भी यूज़ की गई हैं, उनमें भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जो 4 IRNSS सैटेलाइट थे, दैट इज़ 1C, 1D, 1E और 1G, उनमें भी फिर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आगे आने वाले समय में आती हैं। और अभी IRNSS 1K या फिर जो ये NVS 02 है, इसमें इंजन का फेलियर हो गया। तो इंजन का फेलियर होने की वजह से हुआ क्या कि ये जिस ऑप्टिमल ऑर्बिट पर पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो अभी ये एक सब ऑप्टिमल ऑर्बिट पे ही ये बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 6 ऑफ द 11 IRNSS सैटेलाइट्स लॉन्च्ड सो फार हैव बीन पार्शियल फेलियर्स, कि 11 जो लॉन्च किए गए हैं उनमें से 6 जो हैं वो पार्शली फेल हुए हैं। और साथ ही साथ IRNSS 1H जिसको लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2017 को, IRNSS को 1A को रिप्लेस करने के लिए वो भी अपने डिज़ायर्ड ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट शील्ड थी जो सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करती है ऑन बोर्ड द PSLV C-39 रॉकेट, वो भी लॉन्च के दौरान डिटैच नहीं हो पाई। तो इस वजह से वो भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब पार्शियल फेलियर उसका भी ये माना जाएगा। तो अभी कितने सैटेलाइट हैं ये नाविक सिस्टम में जो करंटली ऑपरेट कर रहे हैं? तो ये माना जा रहा है कि सिर्फ 4 ही ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं, दैट इज़ 1A, 1F, 1I। 1I बेसिकली क्योंकि 1A को रिप्लेस करने के लिए पहले 1H भेजा गया, लेकिन 1H भी नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए फिर 1I भेजा गया उसके बाद। ठीक है, तो ये 3 और एक 1J। 1J बेसिकली जो 1G का रिप्लेसमेंट है वो। तो ये 4 ही सैटेलाइट अभी एस्टिमेटेड है कि ये 4 ही काम कर रहे हैं। इसरो की 2023-24 की जो एनुअल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि NVS 1 को लॉन्च करने के बाद, NVS 01 को जो लॉन्च किया गया, दैट इज़ ऑन 28 मई 2023, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके बाद 5 सैटेलाइट जो है वो ऑपरेशनल हैं, दैट इज़ 1B, 1C, 1F, 1I एंड 1J, दैट इज़ NVS 01। लेकिन कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार ये 1C भी पार्शली ऑपरेशनल है, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो पुरानी सीरीज़ की लगी हुई हैं। ठीक है, जिसमें रिपोर्ट आई थी कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इसमें पुरानी क्लॉक्स यूज़ हैं, तो इसमें भी माना जा रहा है कि ये भी पार्शली ही ऑपरेशनल है। पूरी तरीके से ऑपरेशनल सिर्फ 4 ही हैं, दैट इज़ 1B, 1F, 1I एंड 1J। ठीक, अब ये जो पहले जनरेशन के IRNSS सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए गए थे 2016 के बाद, दैट इज़ 1H एंड 1I, इनमें मॉडिफाइड वर्जन थे। जो ओरिजिनल क्लॉक्स यूज़ की गई थी ना पहले, जिसको यूरोपियन सप्लायर ने प्रोवाइड किया था, उस समय एक 4 मिलियन यूरोस की एक डील हुई थी कि 45 एटॉमिक क्लॉक्स उसने देनी है, तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन इसमें यूज़ किया गया है। और 1J जो कि अभी ऑपरेशनल है, और 1K जिसमें इंजन फेलियर हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द IRNSS सैटेलाइट्स को बिलोंग करते हैं। इसीलिए उनको IRNSS ने मतलब नाम अलग नाम दे दिया गया है, दैट इज़ NVS 01 एंड NVS 02। ये जो सैटेलाइट्स हैं, These satellites are equipped with a mix of indigenous and foreign clocks। ठीक है, इनमें डिफेक्टिव क्लॉक्स यूज़ करने की बजाय, जो कि फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स में यूज़ हुई थी, इनमें इंडिजीनियस और फॉरेन क्लॉक्स का मिक्स एक यूज़ किया गया है। अब वाई इज़ द IRNSS और नाविक सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? अब ये सिस्टम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाविक सैटेलाइट जो है वो 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि जनरल और कॉमर्शियल यूज़ के लिए है, और एक है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो सिर्फ डिफेंस फोर्सेज के लिए है। और ये सर्विसेज हमें इंडिया का जो लैंड मास है, यानी कि इंडिया की जो पूरी की पूरी लैंड एरिया है उसके ऊपर और नेबरिंग रीजन्स के ऊपर हमें मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पोजीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया और उसके 1500 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके का इंडिजीनियस नेविगेशनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि क्योंकि एक तो हमें पता है कि जो मतलब जैसे फॉरेन के या US का आप कहें GPS है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या रशिया का ग्लोनास है, ये सब तो अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अपना क्यों बनाया? क्योंकि वो हमें डिफेंस यूज़ के लिए ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाविक के लिए, अब नाविक को अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूबिक्यूटस बनना है, यूबिक्यूटस का मतलब है कि विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, तो इसरो को क्या करना होगा? जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो जनरल पोजीशनिंग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में
जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देनी होगी। जैसे मोबाइल फ़ोन में हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप से आप किसी भी जगह की लोकेशन देख लेते हैं पूरी दुनिया की, या फिर आप अगर अपने ही शहर में कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप उसका रूट वगैरह देख लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रूट देख लेते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे हो पाती हैं? दैट इज़ नथिंग बट वो यूज़ कर रहा है जीपीएस। ठीक है, तो उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइडर्स को ये अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सेल करनी होंगी इसरो को, ताकि वो यहाँ पर इनका यूज़ कर सके, ताकि जो आगे आने वाले समय वगैरह के मोबाइल वगैरह होंगे उनमें ये नाविक सिस्टम यूज़ हो सके। दिसंबर 2023 में जब IRNSS 1J या NVS-01 को लॉन्च और डिप्लॉय किया गया था, उसके कुछ समय के बाद अमेरिकन मोबाइल कम्युनिकेशन चिप मेकर जो है दैट इज़ क्वालकॉम, उसने एक जो है वो एग्रीमेंट किया था, मतलब ऐसी रिपोर्ट है कि उसने एग्रीमेंट किया था कि वो नाविक सपोर्ट जो है वो अपने कुछ चिपसेट में देना चाहता है। ठीक है, तो जो NVS-02 का भी पार्शियल फेलियर हुआ है, उसके बावजूद इसरो का ये प्लान है कि वो और 3 सेकेंड जनरेशन के नाविक सैटेलाइट्स दैट इज़ NVS-03, 04 और 05 इनको लॉन्च करेगा, ताकि जो नाविक की बेस लेयर कॉन्स्टलेशन है वो पूरे हो जाए, है ना, क्योंकि साथ तो चाहिए ना उसमें, और इन्हेंस्ड फीचर्स के साथ, ताकि वो जो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज हैं उसको इंश्योर कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई सेटेलाइट वहाँ पर काम नहीं कर रहा है कॉन्स्टलेशन का, तो आपको यहाँ से दूसरा भेजना पड़ेगा उसके रिप्लेसमेंट के लिए, अदरवाइज़ फिर वो सही तरीके से अदरवाइज़ ये चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए? साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जा सकता है नाविक सिस्टम को लेकर, या नाविक सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च हुए हैं इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट्स वन, उनको लेकर। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, इसलिए मैं सेशन को फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। और जाने से पहले मैं आपको एक बार ये याद दिला दूँ कि अगर आप जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSET, ये आप एक तरीके की टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2025, तो अगर आप चाहें तो इसको 849 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। ओनली जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स 699 में आपको मिल रही है, ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में सब्जेक्ट वाइज, ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और CSET के 10 फुल लेंथ टेस्ट 249 में। तो इनमें से जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा CSET का जो रेगुलर क्लासेस का बैच है, दो इट इज़ नॉट लाइव, बट हम इसमें आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर चाहते हैं इस बैच को एनरोल करना तो वो ज़रूर कर लें। ओनली 999 में ये बैच अवेलेबल है, और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं और जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो CSET क्लियर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ही चीज़ों को पढ़ाया गया है कि आपका CSET डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करते हैं। और सिर्फ परचेज़ नहीं करना है, उसके बाद उस तरीके से पढ़ना भी है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। जो आपको वीकली टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो पूरे करने हैं, और अगर उस वीकली कंटेंट के बेसिस पर आपको कोई डाउट होता है तो हम लोग वीकली एक डाउट सेशन लेते हैं लाइव, तो उसमें आप आएँ, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें, तब जाके चीज़ें जो है वो होंगी। जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको आप पूरा करें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब आप देर में अगर इस बैच में ज्वाइन होंगे, जितना देर में आप इस बैच में ज्वाइन होंगे उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट विल रिमेन द सेम, है ना, कंटेंट का जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। अब कोई उस कंटेंट को 4 महीने में कवर कर रहा है, कोई 2 महीने में कवर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 महीने वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसमें सही तरीके से मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका CSET क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बट कंडीशन वही है कि आपने इसको कितना अच्छे से फॉलो किया है। तो इसमें आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एट 999 में ये बैच अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोर्स को लेकर कोई क्वेरी आपको होती है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 9150449990, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर दें। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, अगर आपने हमारे किसी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा और थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। तो
तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।